बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मुल्क में इंतज़ामी रीसेट की बात हो रही है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है, बैठ चुका है, और नए सूबों के हवाले से भी उन्होंने बात की और इन निज़ाम को रीसेट करने के हवाले से बात की। और उसके बाद DGISPR ने भी इसी हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं उन्हें सोचना भी पड़ेगा और उनको अपने इंतज़ामी स्ट्रक्चर पर भी और मुल्क के इंतज़ामी मामलात पर भी गौर व फिक्र करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात यह है कि वज़ीर दाखिला भी रीसेट की बात कर रहे हैं, DGISPR ने भी अपने बयानात में इसी हवाले से बात कर दी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जो है वज़ीर दाखिला के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तकरीबन बात वैसी ही हुई। और फिर इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो भी रीसेट की बात करता है, वो भी इंतज़ामी इस्लाहात की बात करता है, वो भी इंतज़ामी तब्दीली की बात करता है। इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो जो नौजवान तब्दीली की बात करता है, जो नौजवान रीसेट करने की बात करता है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम नए सूबों के हवाले से, नए इंतज़ामी स्ट्रक्चर के हवाले से जो बहस चल निकली है उस हवाले से भी बात करेंगे कि आया किस हद तक ये मुमकिन है और इसमें कौन कौन सी रुकावटें हैं और कौन कौन सी जगहों पे बड़ी आसानी से मामलात सेटल डाउन हो सकते हैं। क्योंकि अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो आपको अपने आइन के बहुत सारे अहम आर्टिकल्स के अंदर भी तब्दीली करना पड़ेगी। अगर आर्टिकल 1 की बात करें, 51 की बात करें, 106 की बात करें, 239 की बात करें और 59 की बात करें, इन तमाम आर्टिकल्स में तब्दीली जो है वो लाजिम व मलजूम हो जाएगी। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये सारी मामले के अंदर तमाम की तमाम सियासी जमातें वही हैं, तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी वही है, तमाम के तमाम लोग वही हैं। तो नया निज़ाम आने से ऐसी कौन सी नई तब्दीली आएगी जो हम नए निज़ाम की बात कर रहे हैं, और अगर आ भी जाता है तो फिर कौन से ऐसे समराज जो हैं वो हमारे नौजवान को हासिल होंगे जो रीसेट की बात कर रहा है, जो नौजवान चाहते हैं कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए और उनके लिए मौके पैदा होने चाहिए और उनके लिए जो है मामलात बेहतर होने चाहिए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। तो जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं और जो है आइन के इन तमाम आर्टिकल्स के हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह तहरीके जवानाने पाकिस्तान हैं और जवानों की जो है रहनुमा भी हैं और उनकी रहनुमाई भी करते हैं और इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार के तौर पर भी बहुत से मामलात का तज्ज़िया भी करते हैं। तो दोनों शख्सियात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जनाब इब्राहिम बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर फरमाइएगा, ये जो इंतज़ामी रीसेट की बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अगर कानूनी और आइनी मुहर्रिकात में भी देखा जाए तो इस कदर मुतहम्मिल है कि इंतज़ामी रीसेट हो सके और जिस शद्दोमत से बात हो रही है? नहीं, यकीन होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपका रीसेट होता किस लिए है? इसीलिए होता है कि जब आप चल रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है, एक ट्रैक पे जा रहे हैं, उसको रोकने की बजाय उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसको रीसेट करना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ पे आपको फॉल्ट नज़र आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, उन फॉल्ट को दूर किया जाए। लेकिन इसको बड़ी शफाफियत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े खलूस के साथ अगर किया जाए तो उसका रिज़ल्ट निकलता है, अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। अच्छा, अगर हम जो 70, 75, 80 सालों से जिस नीयत के साथ ये सारे काम कर रहे हैं वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं उसके रिज़ल्ट 70, 80 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि वो रिज़ल्ट नहीं है, वो फ्रूट नहीं है जिसका लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, जो यंगस्टर एक्सपेक्ट करते हैं, जो एजुकेशनिस्ट करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, जो राइटर्स करते हैं, जो सहाफ़ी करते हैं, जो प्रोफेसर्स करते हैं, वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। देखिए, रीसेट में सबसे बड़ी बात एहसन साहब हो रही है सूबों की। मैं कहता हूँ कि सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सूबे बहुत पहले इनको सोचना चाहिए था, क्योंकि 1 यूनिट का जब सोचा गया था वो इंतहाई ब्लंडर था। उस ब्लंडर के नतीजे में हमने भुगता, हमने फेस किया, हमने सफ़र किया, अभी तक उसको कर रहे हैं। एक बात।
اور سیکنڈ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہر ٹی وی چینل پہ انٹلیکچوئلز آ رہے ہیں، رائٹرز آ رہے ہیں، اینالسٹ آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ انتظامی یونٹ۔ ہمیں اپنے کلچر سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا۔ دیکھیں کلچر آپ کو اپنی ماں دھرتی کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنی زمین کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اس کے ساتھ بنتا ہے باقاعدہ، اور جب وہ آپ دھرتی کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ترقی تب کریں گے جب اپنی دھرتی کے ساتھ جڑیں گے۔ اور سیکنڈ اس کا پوائنٹ آپ دیکھیں، زبان کی بات ہوتی ہے۔ زبان آپ کی ماں کی دی ہوئی زبان ہے، ماں کے ساتھ جب تک آپ پرخلوص نہیں ہوں گے، محبت نہیں کریں گے، اٹیچ نہیں ہوں گے، تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تیسری بات آپ دیکھیں، اسی کلچر کے نتیجے میں تاریخ ہے، ہسٹری جس کو کہتے ہیں، تاریخ آپ کو پرائیڈ دیتی ہے، قوموں کو، لوگوں کو پرائیڈ دیتی ہے باقاعدہ، اس کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ جغرافیہ کی بات ہے، جغرافیہ آپ کو اونرشپ دیتا ہے، آپ کی اونرشپ اپنے گھر کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی اونرشپ اپنی زمین کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی اونرشپ اپنے علاقے کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کلچر کا جب حصہ ہیں تو ہم کلچر سے ہٹ کے بار بار کہتے ہیں کلچر کا نام نہ لیں، لینگویج کا نام نہ لیں، ہسٹری کا نام نہ لیں، جغرافیہ کا دیکھیں آپ انتظامی یونٹ بھی احسن صاحب بنائیں گے تو کسی دھرتی پہ بنائیں گے، زمین کے ٹکڑے پہ بنائیں گے۔ جب آپ زمین کے ٹکڑے پہ بنائیں گے، اس زمین کے ٹکڑے پہ لوگ رہتے ہوں گے، تو ان کا کلچر بھی ہوگا، ان کی زبان بھی ہوگی۔ یہ تو آپ آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں نا، میرا سوال آئینی اور انتظامی طور پر تیاری کے حوالے سے تھا۔ میں واپس آتا ہوں، اسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں ان کے حوالے سے بھی پوائنٹ آف ویو رکھوں گا۔ عبداللہ گل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ سر، فرمائیے گا کیا آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ کیا ہماری جتنی بھی مشینری ہے جو ابھی پہلے سے کام کر رہی ہے وہ نئے نظام کو تشکیل دینے کے لیے تیار ہے؟ اور کیونکہ نیا نظام ہے تو پھر نئی مشینری درکار ہوگی، نئی انتظامیہ درکار ہوگی، نیا ماحول درکار ہوگا، ہر چیز نئی چاہیے نئے کے لیے، تو کیا ہم ہیں تیار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک تیاری کی بات ہے، تیاری کام ہوتا ہے سیاست دانوں کا، قوم کی کردار سازی کرنا ان کا کام ہے۔ اس ملک کے اندر تعمیراتی کام کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ بہت کوئی بڑی سطح پر نہیں، لیکن روڈیں بنا دی، بلڈنگز بنا دی، ایئرپورٹ بنا دیے، ریلویز بنا دی، لیکن جو کردار بنانا تھا وہ نہیں بنایا۔ اور سب سے زیادہ جو بد کردار نظر آتے ہیں، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے وہ سیاستدان آتے ہیں یا وہ اشرافیہ ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیکونک فگرز ہیں، لیکن مالک ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ اپنی 80 کروڑ روپے کی جائیداد پاکستان کے نام کر گئے، سب کچھ دے دیا، اپنی اولاد تک کو قربان کر کے اس پاکستان کے اوپر نچھاور کر دی، اور پاکستان کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ اپنی بیماری کو چھپائے رکھا کہ یہ نہ پتا چلے کہ انگریز سرکار کو اگر یہ پتا چل گیا کہ میں بیمار ہوں، ٹیوبرکلوسس ہے مجھے، تو پھر پاکستان کے بننے کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ مسلم لیگ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ میرے سے ایک آنےسٹ اوپینین چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا قائد آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بات بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میں اور میرا ٹائپ رائٹر، جو میں لکھ دیتا ہوں اور جو میں بول دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، کھوٹے سکوں کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن کیریکٹر تھا اس شخصیت کا جس نے یہ کہا کہ کسی بالکل ایک گنوار آدمی بیٹھا تھا، بزرگ، جس کو انگریزی نہیں آتی تھی، انہوں نے کہا یہ بابا کیا کہہ رہا ہے، تمہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جو بھی کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو کہہ رہا ہے میرے دل کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ کیریکٹر جو قائد اعظم رحم اللہ نے اپنایا۔ اور اگر ہم اپنے انبیاء کرام، پیغمبران دین کو، بزرگان دین کو دیکھیں تو انہوں نے بھی کیریکٹر سازی کے اوپر توجہ دی۔ انفارچونیٹلی آپ کے پاکستان کے تمام مسائل کا حل آرٹیکل 2A کے اندر اور 227 کے اندر ہے۔ آپ نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو جمہوری طور پر آپ نے قبول کیا، لیکن آپ نے کبھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا۔
आज क्या यहाँ अल्लाह हाकिम है? और अगर अल्लाह हाकिम है तो फिर मुझे बताएं सूद के खिलाफ आज पाकिस्तान की रियासत क्यों नहीं खड़ी? क्या वजह है कि सूद का कारोबार यहाँ जायज है? आप अल्लाह के साथ हालत जंग में अस्तगफिरुल्लाह, और आप ये जीतना चाहते हैं नाउजुबिल्लाह। और दूसरी जानिब आप आर्टिकल 227 ले ले, कुरान और सुन्नत वाला 10 कानून होंगे, हैं क्या? क्या है यहाँ पाकिस्तान में? गरीब का कानून फर्क है, अमीर का कानून फर्क है, और यही वजह है, यही वो बैड कैरेक्टर है जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। जितने वादे वईद करके इलेक्शन कैंपेन के अंदर आते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके ऊपर भी पहरा दें? कोई ऐसा कानून भी होना चाहिए, कोई ऐसी तरमीम भी आनी चाहिए है। हर चीज तरमीमें आती हैं, चीजें आती हैं, लेकिन इस कौम को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पर, एक सारिफ के तौर पर लिया जाता है। वोट इससे लिए जाते हैं, लेकिन इसी का पसीना निचोड़ा जाता है, और अब खून निचोड़ने की बारी आ चुकी है। इसलिए जवान नस्ल तंग आमद भजंग आमद है, ये नहीं रुकेंगे। मैं कब से कह रहा हूं, आपके साथ तो मेरी पुरानी जो है वो न्याजमंदी है। आपको मालूम है कि मैंने हमेशा से इस बात का कहा कि ये निजाम और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं चलेगा। ये निजाम जो है, ये असल में इसको आप जब तक के एक आला जुडिशियल सिस्टम नहीं बनाएंगे जो कि फौरी तौर पर इंसाफ फराहम नहीं करता, जो कि एक काजी की अदालत के अंदर जो किरदार होता है वो नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताएं, लाखों केस पेंडिंग हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने आईनी अदालत अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, नए सूबों के हवाले से गुफ्तगू जारी है और इंतजामी रीसेट की बात हो रही है। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, फरमाइएगा, ब्रेक से पहले आपने जैसा किरदार के हवाले से बात की और नौजवानों के मुतहरिक होने के हवाले से बात की, अब इसी सारे मामले को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि छोटे सूबे जो हैं बेहतर हुक्मरानी का बायस हैं या नया इंतजामी चैलेंज भी बन सकते हैं? क्योंकि अगर इस सारे मामले में देखा जाए, जैसा आपने सियासतदानों के हवाले से भी बात की, तो सियासी जमातों का जो इस पूरे मामले को लेकर मौक़िफ़ है उसमें इख्तलाफ भी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, और हर सियासी जमात का, जिसमें पहले भी बात हुई कि अगर देखा जाए तो कौमी से ज़्यादा ज़ाती मुफाद ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मजीद सूबे बनने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया में मौजूद है सारे, लेकिन असल मसला यह है कि क्या सूबों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या मैनेजमेंट बैड है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? तो आपने आईनी अदालत बना के क्या अब लोग बस खत्म हो गए हैं? वो जो तकरीबन 58 लाख मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, तो फिर उनकी तो सुनवाई हो गई होगी ना, या लोगों के लिए सहूलियात हो गई होंगी? तो अदालत के तो रोजाना चक्कर काट काट के लोगों के जूते घिस गए हैं, लोगों की उम्रें खत्म हो चुकी होती हैं, नस्ल दर नस्ल जो है वो केस चलते हैं। कहने की मुराद यहाँ ये है कि पाकिस्तान का बेस्ट गवर्नेंस मॉडल, आप तो खैर क्योंकि बहुत ही कम उम्र आदमी है माशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हमारे दूसरे साथी कितना तजुर्बा रखते हैं, लेकिन आपके यकीनन बड़े इस बात की गवाही देते होंगे कि पाकिस्तान में बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल तब था जब ये 1 यूनिट होता था। और 1 यूनिट के अंदर आप जरा गौर फरमाइए कि इस टाइम पे जो सिलसिला था वो क्या था। वहां एक आईजी था पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और आज भी आप देखें कि एक आईजी है पूरे बांग्लादेश के अंदर, लेकिन वहां आप उनका सिस्टम को जरा चेक करें, पाकिस्तान को भी देख लें, तो बेस्ट गवर्नेंस मॉडल तो उस टाइम पे था। अयूब खान की गवर्नेंस की वजह से आपकी मुआशी तरक्की भी थी और आपकी एक दुनिया के अंदर भी वर्थ थी। आज क्या हो गया कि वो पाकिस्तान जो 1991 तक ऑलमोस्ट 6% ग्रोथ रेट पे चल रहा था, वो क्यों डिक्लाइन के ऊपर चला गया, डिस्पाइट के हम सिचुएशन है उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि आप मजीद इंतजामी यूनिट्स बना लें। तो क्या कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे थे? क्या इससे पहले 2013 के अंदर जो जनूबी पंजाब के अंदर सेक्रेटेरिएट नहीं कायम किया गया था एक अलहदा की जगह के लिए, और फिर 2018 में उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया गया था? क्या हुआ? आज वहां एक आदमी भी नहीं है, हू का आलम है उस सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये चाहते ही नहीं है। और फिर कोई सिंधी टोपी पहन लेता है, कोई पंजाबी का नारा लगाता है, तो कोई पख्तून का नारा लगाता है, कोई बलोच का नारा लगाता है, कश्मीरियत का नारा लगाता है,
और फौरन अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो यानी कि पाकिस्तानियत का नारा लगाने वाले सूबाइयत के नारे के ऊपर आ जाते हैं और फिर कहते हैं मरसू मरसू सिंध न देसू। फिर वो कहते हैं जाग पंजाबी जाग तेरी पागे च लग गई आग। तो अगर आपने इस किस्म के काम करने हैं, क्योंकि सबको ये सबकी पॉलिटिकल शिकार गाहें हैं, ये चाहते नहीं है कि इसके अंदर कोई और आए, अवाम के हकूक इनको देने का शौक ही नहीं है। अभी आप देख लें बिजली के ऊपर उन्होंने कहा सोलर बैटरीज के ऊपर चले जाएं। 38,000 मेगावाट इस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत है। उस 38,000 मेगावाट के ऊपर सोलर लगाए गए, तरसीलात नहीं है। आप 23,000 से ज्यादा आगे दे नहीं सकते, तो आपने लगाई क्यों? अगर आपने लगाई और आप उस जुर्म के अंदर शरीक हैं तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कौम आपसे जवाब पूछ चाहती है और यही वजह है कि ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो कॉकरोच जिनको इंडिया में कहा गया, ये कॉकरोच निकल आएंगे, ये निकल आ चुके हैं। ये जो रोजाना बहस मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर शुरू हो चुकी है कि जनाब अब सिस्टम तब्दील होगा, ये इतने दिन से ये बहस जारी क्यों है, मुझे ये बताएं। अगर इसको पजीराई ना मिल रही होती तो मीडिया के अंदर खबर को किल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज ये जबान रद्द आम इसलिए है क्योंकि ये आपके दिल की आवाज है, ये मेरे दिल की आवाज है, ये उन 68.4% नौजवानों की दिल की आवाज है जो चाहते हैं कि यहाँ तब्दीली है, निजाम हो। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आपने 1 यूनिट के हवाले से भी बात किया। हमने तारीख में 1 यूनिट के को भी मुकम्मल तौर पे स्टडी भी किया हुआ है और फिर उसके बाद के जो मामलात रहे उनको भी देखा पढ़ा और उनके नतीजे में भी जो चीज़ें होती रही हैं। लेकिन इस सारे निज़ाम में, क्योंकि जैसा मैंने भी अपने इब्तिदाई में कहा था कि नौजवान भी रीसेट की बात करता है, लेकिन नौजवान को भी उसका हिस्सा मिलेगा या फिर यही सियासी जमातें रहेंगी या फिर यही सियासी लोग होंगे या फिर यही लोग उसी तरह ही ब्यूरोक्रेसी चलती रहेगी और वही मामलात हैं उसी तरह ही बन जाएंगे जैसा अभी चल रहे हैं, या फिर कुछ आपको नया भी देखने को मिलेगा? ये तो देखें, सीधी सी बात है कि अगर तो आपने निजाम में अदल और इंसाफ को मजबूत ना किया तो फिर तो देन यू आर गॉन फॉर अ 6। उसके बाद तो फिर कोई हालत नहीं है, क्योंकि वो तो फिर वही जो पुरानी रविश है उसी के ऊपर पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा वही रहेगा और म्यूजिक की सिर्फ धुन तब्दील होती चली जाएगी बाकी। हाँ, यानी तो इसलिए आपको लाना पड़ेगा मुखलिस लोगों को। आप अपने फेलियर्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। सही आज कर दें, कल को आपको मौका नहीं मिलेगा। सही मतलब नई धुन तो सुनने को मिलेगी और बजाने वाले वही होंगे। इब्राहिम बेग साहब फरमाइएगा। आप जनाब अब्दुल्ला गुल साहब ने तो बात कही नई धुन की भी। ये आर्टिकल 1, 51 और 59 और 106 और 239 इसकी तरमीम आसान है? नहीं, तरमीम कभी भी आसान नहीं होती। तरमीम आर्टिकल्स, ये सिर्फ 5 आर्टिकल्स नहीं है। जब आप इनको, उनके साथ और भी बहुत सारे अलाइंड हैं, बहुत सारे आर्टिकल इसके साथ कनेक्टेड होंगे। बहुत बड़ा काम है जो करना पड़ेगा। एक तो ये है कि लोगों के लोगों के ज़हन में ये है कि 239 को अमेंड करके 2/3 के साथ आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ सूबे या नए कौमी यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कहा जा रहा है उनको आप क्रिएट कर दें, ये सोचा जा रहा है। एक ये है कि आप रेफरेंडम करा लें मुख्तलिफ इलाकों के, कि आप सूबा चाहते हैं या नहीं चाहते। ज़ाहिर है सूबा लोग चाहते हैं। जब वो चाहेंगे वो अखलाकी मदद हो जाएगी आइनी तरामीम के लिए, जिसको रजिस्ट कर दी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि रेफरेंडम आ गया, उसकी एक मॉरल एक इम्पॉर्टेंस हो गई। जिस आप कह रहे हैं, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं और रेफरेंडम के लिए तो लोगों की पता नहीं कब से आवाज़ें हैं। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें बुनियादी तौर पे, तो आपका भी वहाँ से ताल्लुक है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि वहाँ के लोगों की कितनी दीना ख्वाहिश है। फिर उसके बाद हज़ारा सूबे की बात होती है, अभी तक तो नहीं बन पाए। हालांकि हर आने वाली हुकूमत, हर आने वाला सियासतदान और जितनी हुकूमतें जा भी चुकी हैं और जिस तरह आई थी, तब्दीली के नाम पे आने वाली हुकूमतें भी यही नारा लगाती रहीं और उसके बाद आने वाली हुकूमतें भी यही नारा लगाती नहीं, बने तो नहीं। देखिए, अगर आपने तरक्की करनी है, इस स्टेट ने आगे जाना है, यहाँ के लोगों ने आगे जाना है, तो स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, स्टेटस को बेसिकली तो आपकी
पीछे जाने की वजह, बैकवर्डनेस की वजह, आगे ना बढ़ने की वजह स्टेटस को है। स्टेटस को ने आपको रोका हुआ है। अगर तो ये बात हो रही है रीसेट की या नए यूनिट्स की या नए सूबों की कि हम ये बहस डाल के रेफरेंडम करके इस पे कुछ करें ना, इसको भी दोबारा उसी स्टेटस को पे डाल दें, उसी पटरी पे डाल दें, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, ज़ाहिर है। अगर स्टेटस को तोड़ने के लिए आपकी नीयत है तो उसका एक ही चीज़ होती है कि लोगों को हकूक देना। देखिए आप करना क्यों चाह रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए बनती है? लोगों के लिए बनते हैं, लोगों के हकूक के लिए बनती है, उनकी डिमांड्स के लिए बनती है। इलेक्शन क्यों होते हैं? लोगों से आप वोट लेते क्यों हैं? बेसिकली उनकी ओपिनियन लेने के लिए, ताकि उनके राइट्स उनको मिल सके, ताकि पता चले कि लोग चाहते कि हैं। सेंसर होता है, सेंस करने के लिए आप उसको करते हैं। देखिए ये सारे और इदारे भी जो पाकिस्तान में बने हुए हैं, चल रहे हैं, ये सारे के सारे, अदलिया आप ये देख रहे हैं, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें लोगों के हकूक़ के लिए है। अगर आप लोगों के हकूक़ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो स्टेटस को आड़े है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंट है, एक बहुत बड़ा बैरियर है लोगों के हकूक़ के लिए। उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रोल है, उसमें स्टेट का भी रोल है, स्टेट के इदारों का और महकमों का भी रोल है, अदलिया का भी रोल है, मेरा आपका, मीडिया का, सबका रोल है कि हमने स्टेटस को तोड़ने की बजाय इसी स्टेटस को चलाने में अहम रोल अदा किया, जो मुसीबतों का बायस बन रहा है। अब अगर आपने स्टेटस को तोड़ना है तो आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। एक बात, इंतज़ामी रीसेट की बात, जिसके लिए 5 चीज़ों का रीसेट होना तो हर सूरत लाजमी है। आइनी तब्दीलियाँ, इंतज़ामी तकसीम जो है यानी ब्यूरोक्रेसी, मालियाती तकसीम, और फिर इसके साथ अदालती तंजीम नौ, और फिर कुदरती वसाइल की जो तकसीम है। तकरीबन हमने तमाम पहलुओं का जिक्र किया। इससे पहले के ब्रेक पर जब हम जा रहे थे तो जनाब इब्राहिम बेग साहब स्टेटस को की बात कर रहे थे। बेग साहब वहीं से कंटिन्यू भी कीजिएगा और ये भी बताइए कि ये स्टेटस को टूटेगा कैसे, क्योंकि मैंने जाते हुए भी यही बात की थी कि हमने हमेशा इसको परवान चढ़ते ही देखा है और कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से इसको सपोर्ट मिल ही जाती है। नहीं देखिए, स्टेटस को तो सबसे पहले आपको नीयत चाहिए, आप विल बना लें, ये डिसाइड कर लें कि आपका ये स्टेटस को लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहा। अगर आप आईनी तरमीम क्यों करते हैं? इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको मसले हल करने होते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि इस मुल्क के लोगों के मसले हल करने हैं, उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, वो आईनी तरमीम कुछ और हों। अगर आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ मुझे काटना पड़ रहा है, अगर अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़े शुरू में अदालती निज़ाम की भी बात की थी और उन्होंने कहा इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, अदालती तरमीम के हवाले से भी हमने बहुत काम कर लिया, जो कि अंदर की तरमीम और इदारा जाती इस्लाहत होनी थी वो नहीं हो पाई, लेकिन मामलात उसी के उसी तरह हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि हमने अदालती आईनी अदालत बना के एक बहुत बड़ा निज़ाम क्रिएट किया और इससे बड़ी सहूलत हुई है। यही बिल्कुल मैं उनको सपोर्ट करता हूं। देखें, अगर आपने आईनी तरमीम करनी है स्टेटस को ब्रेक करने के लिए, तो ये आईनी तरमीम नहीं होंगी जो आपने की है। आपने स्टेटस को ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपने मफाद के लिए कुछ और स्टेप्स आपने ले लिए और लोगों का भला इसमें नहीं हुआ, बल्कि लोगों के लिए मसाइल पैदा हुए। इस वक्त आप यकीन करें, वकील के तौर पे मैं आपको बता दूं, वोकला को नहीं पता कि ये आईनी अदालत में कौन सा केस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस जाएगा। कोई नहीं, कोई, वो अपना फैसला कर लेता है, वो अपना फैसला कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मजीद उलझाव हो गया, बेसिकली मजीद उलझाव पैदा कर दिया। आपने सॉल्यूशन नहीं दिया, आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपने तरमीम कर दी। अगर आपकी नीयत होगी तो आप वो तमाम तरमीम करेंगे जिससे लोगों के मसले हल होंगे। एक बात, ये स्टेटस को आप ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, करप्शन आम है, डकैती आम है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा है, लोगों का बुरा हाल है। आप लोगों से गुफ्तगू करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिस्टम नहीं चलने दे रहे। अगर आप सिस्टम चलने दें तो सिस्टम बजाते खुद हल उसका निकाल लेगा। लोगों को आप इलेक्शन शफाफ करना शुरू कर दें,
یقین کریں 3-4 الیکشن کے بعد آپ کو واضح طور پہ چیزیں صاف ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جیسے آپ کو تیسری چوتھی کا چاند نظر آتا ہے صاف, اسی طرح آپ کو وہاں پہ اصلاحات نظر آئیں گی. لوگ اس سے خوش ہوں گے, لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگوں کے ووٹوں پہ یقین کریں, لوگ جس کو بھی ووٹ دیں گے اس کے کہنے پہ مسئلے حل بھی ہوں گے, اور وہ مسئلے حل کرا. آپ اپنی ذمہ داری کیوں لیتے ہیں ابھی؟ آپ لوگوں پہ ڈالیں, نمائندوں پہ ڈالیں. نمائندے آپ ایمانداری کے ساتھ, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن آپ شفاف کرائیں, آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں, جس پہ کوئی انگلی نہ ہو. اور جب آپ نیٹ اینڈ کلین الیکشن کرائیں گے, اس کے جو نمائندے آئیں ان کے ذمہ لگائیں, وہ سارا کام کریں. اب میں سپوز آپ کو بتاؤں, آپ یقین کریں بلوچستان میں ایک عرصے سے ایسی گورنمنٹس آ رہی ہیں جو ہینڈ پکڈ ہیں. اگر آپ وہاں پہ صاف الیکشن کرا دیں, کرسٹل کلیئر, اور وہاں کے نمائندے کوئی بھی غدار نہیں ہوتا, کوئی بھی جو الیکشن لڑتا ہے وہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے, وہ مسئلے حل کرنے کے لیے آتا ہے, مسئلے پیدا کرنے کے لیے. کبھی بھی الیکشن کے تھرو لوگ نہیں آتے, الیکشن کے تھرو ہمیشہ وہی لوگ آتے ہیں جو مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. آپ صاف شفاف الیکشن کرا دے, اس کے بعد آپ انہیں نمائندوں کے ذمہ لگا دیں, اسی گورنمنٹ کے ذمہ لگا دیں. 1 2 3 یہ اچھا, یہ ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ بڑی زبردست کام کر رہی ہے اور بڑی شفافیت سے کام جو ہے نا لے کے چل بھی رہی ہے, تو اس کی بڑی تعریفیں بھی ہوئی ہیں. مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے وہاں پہ؟ آپ کے ہمارے قومی ادارے کے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کیوں فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے بھائی بہن وہاں پہ مر رہے ہیں؟ وہاں پہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر یہ مسئلے حل, یہ دیکھیں ڈی جی خان پنجاب کا حصہ ہے, رکڑی جس کو آپ بولتے ہیں وہ بالکل ڈی جی خان کے ساتھ ہے. اگر وہاں تک دہشت گردی اور لڑائی اور فساد اور قتل عام, ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈی ایس پی کو کہاں سے اغوا کیا, بالکل ڈی جی خان کے بارڈر کے ساتھ وہاں سے اغوا کیا گیا. ایون ڈی جی خان کے بارڈر سے اگر آپ کے پی سے آئیں تو لوگ اس کو تمن, جس کو ٹرائب ہوتا ہے, تمن کیسرانی بولتے ہیں, اس کے اندر لوگ بستیاں خالی کرائی گئی ہیں دہشت گردی کے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر مسئلے حل ہو رہے ہوتے تو مسئلے کم ہوتے. اگر مسائل بڑھ رہے ہیں تو مسئلے حل نہیں ہو رہے. بھائی نمائندہ حکومت نہیں ہے, انتظامی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور نمائندہ حکومت نہیں ہے. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا ہے. عبداللہ گل صاحب فرمائیے گا, اتنی بڑی بیوروکریسی ہے, اور اگر یہی بیوروکریسی جو ہے ان یونٹس کے حوالے سے وائٹ پیپر بھی جاری کر دیتی ہے اس انتظامی ماحول اور انتظامی نظام کے حوالے سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے؟ کیونکہ ادارہ جاتی اصلاحات کی تو ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں, آج تک ہوئی نہیں ہے. نہیں, آپ اٹ از irreversible پروسیس. ان کے منہ کو خون لگ گیا ہو حرام کا, وہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آئی ایم سو سوری. اب آپ بڈھے طوطوں کو نہیں پڑھایا جا سکتا. اب آپ کو ایک تبدیلی لانی پڑے گی, نظام کی تبدیلی لانی پڑے گی. اس سے کم پہ بات نہیں ٹھہرے گی. دیکھ لیجئے آپ, ماشاءاللہ آپ نے ایک اسکول میں پڑھے, کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے. احسن رضا آپ کے ساتھ کتنے اور نوجوان تھے جو بڑے ٹیلنٹڈ تھے, کہاں ہیں آج وہ؟ یا وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا دھکے کھا رہے ہیں. جی کیوں؟ ایک نوجوان جو ٹیلنٹڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, 8 لاکھ نوجوان ہر سال ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور یہ بہترین دماغ ہیں. ظاہر ہے تبھی غیر ملک ان کو تسلیم کر رہے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اگر ان میں صلاحیت نہ ہوتی تو ان کو غیر ملکوں میں کوئی پذیرائی نہیں ملتی. سر غیر ملک کیا اپنے گھر کے لوگ نہیں تسلیم کرتے؟ اپنے گھر کے نہیں کرتے. تو پھر اگر یہ سارے, میں یہاں بیگ صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے, اور بالکل ایمانداری سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں. کیا بیگ صاحب آپ کو حکومت پہ اعتبار ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. کیا آپ کو اس ریاست پر اعتبار ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. کسی کو بھی شاید نہیں ہے. 90% لوگ. سر آپ کو عدلیہ پہ اعتبار ہے؟ کس پہ؟ عدل؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. حالانکہ وہ خود عدلیہ کے نمائندے. مطلب نظام انصاف کے اوپر. کیا آپ کو صحافت پر اعتبار ہے؟ نہیں, کسی چیز پہ آپ اعتبار رہا نہیں ہے. ہر چیز پالیوٹ ہو چکی ہے. معیشت پر اعتبار ہے؟ نہیں, سسٹم بگڑ گیا. تو ہاں, میں یہ دیکھیں, یہ ایک بیگ صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, وکیل ہیں, انہوں نے ساری زندگی وکالت کی ہے. مجھے بہت اچھا لگا, انہوں نے سچا جواب دیا. جب یہ اعتبار نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ جب گیپ بڑھ جائے نا ہیوز اور ہیو ناٹ کے درمیان میں,
मिडिल क्लास खत्म हो जाती है। आज गरीब आदमी, एक जो मिडिल क्लास जिसको सफेद पोश कहते हैं, आज वो अपनी सफेद पोशी जो है वो बरकरार नहीं रख सकता। मैं आपको क्या बताऊं, आप भी उनमें होंगे, बेग साहब भी होंगे, रोजाना फोन आते हैं ऐसे ऐसे लोगों के उधार दे दें जिनका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। उधार दे दें, और कितनी रकम, 5,000, 10,000, जिनको हम समझते थे कि ये करोड़पति हैं। आज आप देखिए इस मुल्क के अंदर हर चीज मौजूद है। मौसम बेहतरीन है, इसके अंदर महलो वकू है, इसके पास समुंदर है, दरिया है, और इसके पास जो है वो खेत खलियान है। गजब खुदा का, बम्पर क्रॉप होती है चावलों की, सही। बम्पर क्रॉप होती अब्दुल्ला है गुल साहब, अब्दुल्ला आपकी गुल साहब दर्दों माजरत की, के साथ, खाने के लिए नहीं है। अब्दुल्ला गुल साहब माजरत के साथ मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मजीद इस पर आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। बिल्कुल मुल्क पाकिस्तान में हर शय मौजूद है, लेकिन जिसे अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में रेफरेंडम हो रहा था कि एतबार नहीं है, तो इस हवाले से काम करना पड़ेगा और इंतजामी रीसेट के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोनों मेहमानों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।